गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 6 ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज जो है पढ़ाई कर रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने जो है समरूप आकृति और सर्वांगसम आकृति क्या होती है और उन दोनों में अंतर क्या होता है, ये तमाम चीजें हमने पढ़ी थी। तो पिछली क्लास से आप में से किसी बच्चे को कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो जल्दी से एक बार वाई टाइप कीजिए, क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। नो सर, नो डाउट। चल स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटा सा, ये इससे क्वेश्चन नहीं आता है, बस आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, इससे क्वेश्चन नहीं आता है। एक क्या होता है, स्केल गुणक होता है, यानी एक स्केल जो आप लोग अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में यूज करते हैं, और एक ये भी स्केल है लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में नहीं रहता है। तो इस स्केल से क्या किया जाता है कि जिस आकार से आकृति को बड़ा या छोटा किया जाता है उसे उसका स्केल कारक कहा जाता है, स्केल फैक्टर कहा जाता है। यानी जिस आकार से आकृति को बड़ा या छोटा किया जाता है उसे स्केल कारक कहा जाता है। अब इसको ऐसे एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा कि कहने का अर्थ क्या है। जो स्केल फैक्टर होता है ना, यानी स्केल जो गुणक होता है, वो समान आकृतियों के लिए एक माप है, जो समान दिखते हैं लेकिन उनके पैमाने यानी साइज जो है अलग अलग होते हैं। अब जैसे आप देखेंगे जो भी मानचित्र होता है, तो मानचित्र में कहा जाता है कि यहाँ इंडिया है तो यहाँ अमेरिका है, वहां भारत है। तो अब बताइए पूरे विश्व को एक छोटे से ग्लोब पे दिखा दिया जाता है, यानी कि वो कैसे दिखाया जाता है, वो वहां पे यूज किया जाता है किसका, स्केल गुणक का ही। तो यही चीज लिखा गया है कि स्केल फैक्टर उस पैमाने को बताता है जिसके द्वारा कोई आकृति मूल आकृति से बड़ी या छोटी होती है। स्केल फैक्टर की सहायता से किसी भी मूल आकृति की बढ़ती हुई आकृति या छोटी आकृति बनाना संभव है। तो इसी का हम यहीं पे उपयोग करते हैं। तो यही चीज यहाँ लिखा गया है कि विश्व मानचित्र हो गया या भवन का निर्माण हो गया। अब इतना बड़ा भवन रहता है, ठीक है, तो क्या हम इतना बड़ा भवन है तो इतना बड़ा मैप थोड़ी बनाएंगे, मैप छोटा ही बनाते हैं, यानी कि उसके समरूप बनाते हैं और हम बाद में उसको अपने हिसाब से बड़ा कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे समझिए आपका घर कितना बड़ा होता है, लेकिन उसका मैप बनेगा तो हम उतने बड़े कागज पे थोड़े बनाएंगे, हम तो छोटे से कागज पे ही बनाएंगे। तो उसके लिए जो स्केल यूज किया जाता है उसी को कहा जाता है स्केल गुणक। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपकी जानकारी के लिए यहाँ से है। क्लियर है? एकदम सिंपल सी बातें थी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए त्रिभुजों की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे जानते हैं, पढ़ चुके हैं, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो देखिए दो त्रिभुज समरूप होते हैं और कब होते हैं, जब दो शर्तों को पूरा करते हैं। संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में। यानी अगर दो शर्तों को पूरा करती हैं, कोई सा भी त्रिभुजो इन दो शर्तों को पूरा करती हैं तो वो त्रिभुज समरूप आकृति होंगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख लीजिएगा, मैंने एक यहाँ पे त्रिभुज बनाया और मैंने एक यहाँ पे भी त्रिभुज बनाया। अब देखिए मैं कहूं कि ये एंगल जो है, ये एंगल जो है 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। इसकी भुजाएं जो है ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी भुजाएं ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर है। और इसका जो एंगल है ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। तो ये ए और बी क्या एक दूसरे के समरूप होंगी? यस और नो? नो सर। क्यों नहीं होंगे? होंगे जी, होंगे सर नहीं होंगे क्योंकि इनकी भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित नहीं है। वेरी गुड, नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम देखेंगे तो इस भुजा का समानुपात ये भुजा है, इस भुजा का समानुपात ये भुजा है, लेकिन इस भुजा के समानुपात ये भुजा नहीं है। यानी दो भुजा तो समानुपाती है लेकिन तीसरी भुजा समानुपाती नहीं है। तो ये दोनों शर्तें, कोण भी बराबर है, देखिए तीनों कोण 60, ये भी तीनों 60, लेकिन इनका संगत भुजाएं एक ही अनुपात में नहीं है, तो ये समरूप नहीं होंगे। क्लियर है? आपको बातें समझ में आई? तो दो त्रिभुज तभी समरूप होंगे जब दोनों शर्तों को पूरा करेंगे। संगत कोण भी बराबर होना चाहिए और संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात में होना चाहिए। क्लियर यहां तक? आगे बढ़े। देखिए और भी एग्जांपल्स देखिए, जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, यानी हम लिखेंगे एंगल बी बराबर हो गया किसके? एंगल ई के। फिर हम लिखेंगे एंगल ए बराबर हो गया एंगल डी के।
एंगल ए बराबर हो गया एंगल डी के, फिर हम लिखेंगे एंगल सी बराबर हो गया एंगल एफ के। ठीक है, तो यहाँ पे संगत कोण तो बराबर है। अब संगत भुजाएं देखिए हम लिखेंगे ए बी, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे ए बी बट्टा, यह बराबर का ही चिन्ह है, तो ये ए बी बराबर जब ई डी है, ठीक है, और ये ए सी बराबर जो है क्या है डी एफ है, और यहाँ पे बी सी बराबर जो है ई एफ है। जब इक्वल है तो बराबर अनुपात में तो होगा ही। ठीक है, तो या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी बट्टा डी एफ डी ई, ठीक है, बराबर है अगर ए सी बट्टा में डी एफ अगर बराबर है बी सी बट्टा में ई एफ, तो हम इसे क्या कहेंगे समरूप कहेंगे। यानी संगत कोण और संगत भुजा समानुपाती हो या बराबर हो तो हम उसे क्या कह देंगे त्रिभुज की समरूपता, यानी कि एक त्रिभुज जो होगा समरूप होगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। देखिए कि संगत कोण जो है क्या है बराबर है, देखिए संगत कोण जो है यहाँ पे बराबर है, और यहाँ पे लिखा गया है आपको कि संगत भुजाएं जो है समान अनुपात में है। संगत भुजाएं जो है क्या है समान अनुपात में। तो ये दोनों शर्तें जब अगर पूरा हो रहा है तो ये क्या करेंगे कि दोनों त्रिभुज जो है समरूप है। बातें समझ में आ गई? एकदम सिंपल कहानी थी। यस सर। कोई डाउट नहीं है ना? यस सर। नो सर। तो ये समरूप का चिन्ह है, उल्टा एस करके ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तो ट्रेंगल ए बी सी समरूप हो जाएगा ट्रेंगल डी ई एफ के, डी ई एफ के। अच्छा मैं ऐसे अगर लिख देता ट्रेंगल ए बी सी, रुक जाइएगा, अगर मैं ऐसे लिख देता ट्रेंगल ए बी सी समरूप ट्रेंगल ई एफ डी, तो क्या ये सही होता? नो सर। नहीं होता, क्योंकि ए बी किसके अनुपात के बराबर है डी एफ के, बी सी किसके बराबर है ई एफ के, और ए सी किसके बराबर है डी एफ के। इसीलिए ये हमें इसी अनुपात में इसको लिखना होता है। क्लियर है ना? चल आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए और बताइए क्या ये समरूप है कि नहीं है। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए और बताइए कि क्या ये समरूप है कि नहीं है। यस सर समरूप है। यस सर समरूप है। इसको कैसे कॉपी बनाएंगे, थोड़ा कॉपी पे बना के दिखाइए। ऐसे एग्जाम में नहीं ना काम चलेगा कि यस है नो नहीं है, इतना से मार्क्स। ठीक है, ऐसे लिखिएगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा, इसीलिए कॉपी पे लिख के बनाइए। कोशिश कीजिए। वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड, वेरी गुड साक्षी। वेरी गुड गरिमा, वेरी गुड। देखिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल एस, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी सॉरी एस। ये गलती से दोनों जगह एस हो गया जी, यहाँ पे क्यू कीजिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? एंगल बी बराबर पी क्यू कीजिए, यहाँ पे गलती से दोनों जगह एस हो गया। तो एंगल बी इक्वल टू क्यू हो गया, एंगल सी इक्वल टू एंगल एस हो गया, तो कोण तो बराबर हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे अब हम इसका रेशियो देखेंगे तो लिखेंगे ए बी बट्टा पी क्यू बराबर है बी सी बट्टा क्यू एस बराबर है ए सी बट्टा में पी एस। आइए कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, आ रहा है।
तो यानी कि यहाँ पे दोनों कोणों का संगत कोण भी बराबर है और संगत भुजाएं भी समानुपाती है, इसीलिए लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप होगी ट्रायंगल पी क्यू एस के। क्या आप सभी बच्चों को बात समझ में आया? यस सर। यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। आगे करें। चलिए यस सर। यस सर। इस क्वेश्चन को कीजिए ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से करना है, जल्दबाजी किसी भी बच्चे को नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो फिर दिक्कत है। जल्दबाजी किसी भी बच्चे को नहीं करना है। कॉपी पे लिख के बनाना है। तो यहाँ पे हम सीधे कह देंगे कि एंगल जो है वो क्या है, बराबर नहीं है। यहाँ पे एंगल आर के बराबर कोई एंगल नहीं है, एंगल क्यू के बराबर कोई एंगल नहीं है, केवल एंगल पी के बराबर एंगल सी है। तो तीनों कोण आपस में बराबर होना चाहिए। तो हम लिख देंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है क्योंकि संगत कोण आपस में बराबर नहीं है, या संगत कोण बराबर नहीं है। समझ में आया? यस यस सर। सर। तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि चूंकि ये दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर नहीं है इसीलिए ये त्रिभुज समरूप नहीं है। चलिए अब पोल में क्वेश्चन देख कर लेंगे आप लोग। यस यस सर। सर। यस सर। कुछ ज्यादा ही लंबा चौड़ा ये तो क्वेश्चन आ गया जी। हमें उम्मीद नहीं था। इसमें से कोई एक ऐसा है जो कि समरूप नहीं है। ध्यान से कीजिएगा, चारों फोटो को ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन पता है कौन सेट किया है? सौराज सर सेट किए हैं इस क्वेश्चन को, जानते हैं? सर जी आंसर का पता लग गया सर। ठीक है ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है, इसी जल्दबाजी में दिक्कत होता है। आराम से कीजिएगा। पोल में 1 मिनट के बाद दूंगा, सभी लोग अपना आंसर निकालिए। पोल में 1 मिनट के बाद दूंगा। इसमें से सर बहुत इजी है। कौन सा जोड़ा जो है वो समरूप नहीं है? एकदम आराम से कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, जल्दबाजी कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगी। सर जी इसमें 2 ऑप्शन रॉन्ग है। हाँ, यस सर। अभी सर बात 2 करेंगे। अरे अभी आप लोग को जो समझ में आ रहा है करिए ना, फिर हम बताते हैं ना। जो आपको ज्यादा गलत लग रहा है उसको गलत हो कीजिए। गया तो ऐसे कैसे 2 ऑप्शन गलत है? एक ही ऑप्शन गलत है। सर जी हमें तो 2 गलत दिख रहे हैं इसमें। हाँ तो यही समझ गलत ही है आपकी। सर जी पोल होने दो फिर बताते हैं हम कैसे गलत लग रहा यही मैं भी कह रहा हूँ कि पहले पोल कर लीजिए फिर गलत सही करते रहिए। देखिए आधे बच्चों का आंसर गलत हो रहा है। ये ऑप्शन जो है बी है और ये जो है सी है। ध्यान रखिएगा, उल्टा पुल्टा आंसर मत कीजिए। चलिए इसको गलत है, इसको छोड़ देते हैं, रहने दीजिए। इसको जो है रहने देते हैं, ये सर गलत है। पता चला। चलिए इसको रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें जो है मतलब कर भी सकते हैं और है। नहीं भी कर सकते हैं। यही चीज कह रहे हैं जी हम इसमें। मतलब देखिए कि इस जिस माइंडसेट से इस क्वेश्चन को सेट किया गया है उस माइंडसेट के हिसाब से आप लोग पहले पोल में कर ही लीजिए। रुक जाइए, जिस माइंडसेट से ये क्वेश्चन किया गया है ना, मैं दोनों समझा देता हूँ। आप पहले इस क्वेश्चन को कीजिए, मैं पोल दे रहा हूं, दोबारा से कीजिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इस पे आपको हिंट दे देता हूं। देखिए
यहाँ पे एंगल नहीं दिया है, यहाँ पे भी एंगल नहीं दिया है, यहाँ पे भी एंगल नहीं दिया, यहाँ पे भी नहीं दिया, यहाँ पे भी नहीं दिया, यहाँ पे भी नहीं दिया। ठीक, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ सब में दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया है। तो कहने की बात यह है कि यहाँ पे नहीं दिया है, बाकी सब में दिया है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा और सोच के कीजिएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा और समझ के सोच समझ के आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। कुछ बच्चे समझना ही नहीं चाहते हैं, गलत करेंगे ही करेंगे, कितना भी समझाओ वो गलत ही करेंगे। इतना समझाया फिर भी गलत, कितनों समझाओ फिर भी गलत। लास्ट के 30 सेकंड। सर जी कितने बच्चों का गलत है? 3 बच्चों का गलत है। इसमें पूछा है समरूप नहीं है। लास्ट के 20 सेकंड। देखिए लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से, देखिए अगर हम यहां पे बात करें संगत भुजाओं की तो 2.7 और इसमें कोई भी रेशियो आप लेंगे तो क्या उसके अनुपात के बराबर होगा? नहीं होगा। तो ये तो हमारा क्लियर दिख रहा है कि समरूप आकृति नहीं, तो हमारा उत्तर यही होगा। अब आप कहेंगे कि सर बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी में आपको एक चीज तो दिख रहा है ना, क्या कि 2.5 से पास हो जाएगा, 3 से 6 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा। अब एंगल यहाँ पे 90 दिया है तो इसका भी एंगल अगर मान ले कि ये 90 हो और बाकी जो एंगल जो दिया है वही हो, तो ये संभवतः पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे तो क्लियर मेंशन कर दिया गया है ना कि इसका जो भुजा है वो उस अनुपात में नहीं है। नियमतः ये भी सही नहीं है, बट इस कंडीशन में अगर बात किया जाए कि इनमें से कौन सा एक ही गलत है तो हम कहेंगे कि ऑप्शन सी जो है गलत है, यानी समरूप नहीं। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। क्या पूछा है? समरूप नहीं है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करें। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, इस क्वेश्चन को कीजिएगा, आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं करना है। एक सेकंड तो ये पोल में क्वेश्चन। चलिए कीजिए आराम से।
सोचिएगा, समझिएगा, तब कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। यहाँ पे एक चीज लिख लीजिएगा, क्या एक समबाहु त्रिभुज और एक समद्विबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होंगे? यह हमेशा शब्द छूट गया है, लिख लीजिएगा, हमेशा समरूप होंगे। हमेशा शब्द लिखना है, हमेशा। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। अभी आधे बच्चों का आंसर नहीं आया है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, एकदम सिंपली देखिएगा, आराम से करते हैं इसको, बहुत सिंपल सवाल है, समझिएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक ट्रेंगल बना देता हूं, ठीक है, और ये ट्रेंगल की प्रत्येक भुजा जो है 6-6 सेंटीमीटर का है। एक ट्रेंगल में यहाँ पे और बना देता हूं, ठीक है, ये ट्रेंगल जो है 6 और ये भी 6, लेकिन यहाँ पे 5, यानी कि ये समबाहु त्रिभुज है क्योंकि तीनों भुजा बराबर है, और ये समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि दो भुजा बराबर है ना। अब आप बताइए, क्या ये दोनों समरूप है? नो सर। नहीं है ना, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमेशा केवल समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है, बाकी कंडीशन अप्लाइड, ठीक है। तो ये जो है समरूप नहीं है, क्यों? क्योंकि इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। अभी अभी एंगल भी देखेंगे तो एंगल भी बदल जाएगा बस में। तो केवल अभी अगर भुजा की बात करें तो भुजा में भी आप देख सकते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है और ये समद्विबाहु त्रिभुज बराबर नहीं है, यानी कि ये हमेशा समरूप नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नो।
अब मैंने आप लोगों को थेल्स थ्योरम पढ़ाया था, याद है आप लोगों को? थेल्स यस सर। क्या होता है? थेल्स थ्योरम कोई बताएगा? आप में से कोई भी बच्चा जो बताना चाहता है थेल्स थ्योरम क्या होता है? कोई जी, भी? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का ये क्या पूछ रहा हूँ, क्या बता रहे हैं? थेल्स थ्योरम ये कहता है जी। सर ये तो पाइथागोरस वाला बता रहा है। यही तो हम भी कह रहे हैं यार, माइंड पता ना कहाँ गया है लड़का का। पर मैं 6.1 रिवीजन के टाइम बताया था थेल्स थ्योरम। बताइए कोई, किसी को नहीं पता जी? अरे किसी को तो पता होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को नहीं पता है। बस 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा ये एरर हुआ है, बस 1 मिनट। हम लोग आते हैं थेल्स थ्योरम पे, रुक जाइए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया, ठीक है? देखिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या जिसे हम बीपीटी भी कहते हैं, या थेल्स थ्योरम क्या होता है? तो इसे मैं एक सादे पेज पे पहले आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी यहाँ पे आप देखेंगे एंगल जो है क्या है? बराबर है। संगत कोण जो है बराबर है। इनकी भुजाओं का अनुपात हमें नहीं पता है, ठीक है? तो पहले हम लोग यहाँ पे संगत ये बीपीटी थ्योरम को पढ़ लेते हैं, क्या कहता है। तो लिखिएगा, आपके किताब में लिखा होगा प्रमेय 6.1, इसी को थेल्स थ्योरम कहते हैं, प्रमेय 6.1, और इसको हम क्या कहते हैं? थेल्स थ्योरम कहते हैं। अब प्रमेय 6.1 क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के, यदि किसी त्रिभुज के, किसी त्रिभुज के एक भुजा, ठीक है, एक भुजा के समानांतर, समानांतर, समानांतर अन्य दो भुजाएं, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने पर, यानी काटता है, प्रतिच्छेद करने के लिए या करने के लिए एक रेखा खींची जाए, खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। ये थेल्स थ्योरम कहता है, विभाजित हो जाती है। अब इसको आप समझिएगा। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था थेल्स, उसका नाम क्या था? थेल्स। और उसने क्या कहा, जो कहा मैं उसको आकृति के माध्यम से पहले समझाता हूं आपको। इसने कहा कि यदि किसी त्रिभुज की, तो पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे, या हमने एक त्रिभुज बना लिया, या हमने एक त्रिभुज ले लिया। ध्यान से देखिएगा, हम 3 त्रिभुज लेते हैं क्योंकि 3 कंडीशन बताऊंगा। रुक जाइए, थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया, सबको बराबर लेने दीजिए। देखिए ये 3 त्रिभुज है,
ठीक है, नामकरण कर दीजिए। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर, के पी एस, ये 3 त्रिभुज है, एक एबीसी है, एक पीक्यूआर है, एक केपीएस है। ठीक है, तो थेल्स नाम का व्यक्ति जो था ना, इसने क्या कहा, इसने कहा कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, यानी अगर हम बीसी के समानांतर यहाँ पे एक भुजा खींच दें, ठीक है, हमने बीसी के समानांतर एक भुजा खींच लिया, तो इसने कहा अब इसका एक नाम दे दीजिए। हमने अगर इसको नाम दे दिया क्या, एम और एन, हमने क्या नाम दे दिया, एम और एन, यानी कि आपने किसी भी भुजा के, ठीक है, क्या कहा है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, यानी बीसी के समानांतर हमने एम ने खींच दिया, तो अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करने के लिए, यानी एक एम पे और एक एन पे खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है का क्या मतलब है, यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि ए एम बट्टा एम बी बराबर हो जाता है ए एन बट्टा एन सी। क्या आपको ये बात समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। ये थेल्स महोदय ने कहा। ठीक है, अब ये तो आपने कहा कि सर आपने बीसी के पैरेलल ही क्यों लिया, चलिए हम दूसरा कंडीशन देखते हैं। अगर हम कहें कि चलो इस बार बीसी का नहीं, इस बार हम पीआर के समानांतर लेते हैं। अब क्या है, हमारा पीआर के समानांतर हो गया, यहाँ पे तीसरी भुजा तो हम कोई भी ले सकते हैं। तो अगर हमने पीआर के समानांतर लिया, तो अब यहाँ पे मान लेते हैं एम और यहाँ पे मान लेते हैं एन। तो अब अगर यहाँ पे पी आर समानांतर है एम एन के, तो अब रेशियो क्या होगा बताइए सभी बच्चे? एक सेकंड, थोड़ा छोटा करने दीजिए, बड़ा हो गया है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा पहले, इस वाले में बीसी समानांतर है एम एन के, यहाँ पे लिख लीजिएगा एम एन समानांतर है पी आर के। तो अब यहाँ पे अनुपात क्या निकल के आएगा, क्यू एन बट्टा में एन आर बराबर होगा क्यू एम बट्टा में एम पी के, होगा? यस सर। पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन। अब तीसरा देखिए, आपने कहा कि सर इसके बराबर पैरेलल दिखा दिया, इसके पैरेलल दिखा दिया। अब हो सकता है कि कोई ट्रायंगल ऐसा हो कि हम अगर इसके पैरेलल खींच दें, ये भी तो पॉसिबल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एम और एन ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे अनुपात क्या बनेगा, तो लिखेंगे इसको कि यहाँ पे के पी समानांतर है एम एन के, तो यहाँ पे अनुपात क्या बनेगा जी, एस एन बट्टा में एम के समानांतर हो जाएगा एस एन बट्टे में पी एन, होगा? यस सर। तो यही है थेल्स थ्योरम। यही बात किसने कहा, थेल्स महोदय ने कहा कि किसी भी त्रिभुज का अगर एक भुजा के समानांतर अगर हम कोई भुजा खींच देते हैं और उसे जब अन्य दो भुजाओं पे बिंदुओं पे मिलाते हैं, तो उसके जो अनुपात होंगे आपस में समानुपाती हो जाएंगे, यानी एक ही अनुपात के होंगे, बराबर अनुपात के होंगे। यही बात किसने कहा, थेल्स महोदय ने कहा। अब आप कहेंगे कि सर यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पूछेंगे आप लोग कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो मैं कहूंगा देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको दिखाता हूं, रुक जाइए एक सेकंड, रुक जाइए। अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा देखिएगा, ठीक है, अगर मैं इसका नामकरण कर दूं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, और इसके हम बीसी के समानांतर एक कोई रेखा ले ली, ठीक है, नाम दे देते हैं एम और एन। क्या है ये, समानांतर है, यानी कि इफ यदि एम एन समानांतर बीसी है, एम एन समानांतर बीसी है, तो आपको क्वेश्चन दिया गया है कि अगर ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है, ये कितने सेंटीमीटर का होगा आपको बताना है।
एनसी कितने सेंटीमीटर का होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 10 सेंटीमीटर का होगा। 10 सेंटीमीटर का होगा। सॉल्व करके दिखाइए, दिमाग ना लगा, कर सॉल्व कीजिए। कर कैसे सॉल्व कीजिए? कॉपी पे, मुंह से नहीं बोलना है, सॉल्व कीजिए पहले। आगे से इसलिए पढ़ा तो चुका था विकास, और अभी पूछा तो गलत डिफिनेशन बता रहे थे। सॉल्व कीजिए कॉपी पे। यही काम आप लोग करते हैं, कॉपी पे लिखते नहीं है और अगले क्लास में गायब हो जाता है। अभी 10 दिन पहले पढ़ाया था ये, और आज पूछा थेल्स थ्योरम क्या है, तो गायब होंगे सभी लोग। ठीक है, वेट कीजिए विकास, बाकी बच्चे कीजिए। 10 सेंटीमीटर की। वेरी गुड, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि इफ एम एन पैरेलल अगर बीसी है तो हम लिखेंगे कि ए बी बट्टा में बी एम बराबर होगा ए एन बट्टा में एन सी के, और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे बाई बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो आपने अभी पढ़ा ना। इस थ्योरम का क्या नाम है? बीपीटी थ्योरम भी इसे कहा जाता है। बीपीटी क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पे देखिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसी को कहते हैं बीपीटी, या इसी को थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहीं पे हम लिख दिए कि ए बी बट्टा बी एम बराबर एन बट्टा एन सी क्यों होगा, क्योंकि हमने बीपीटी थ्योरम से इसको बना रखा है। अब जो मान रखा है उसको भर दीजिए यहाँ पे। तो ए बी कितना दे रखा है, सॉरी ए बी मैंने गलत लिख दिया यार, यहाँ पे ए एम होगा ना जी, ए एम बट्टे में बी एम। ठीक है, अब देखिए ए एम कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, अब बट्टा में एम बी कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, एन कितना दे रखा है 6, और एनसी कितना दे रखा है नहीं पता, हम इसको एक्स ले लेते हैं, या इसको हम लोग सीधे एनसी को एनसी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हल करेंगे तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3nc बराबर कितना हो जाएगा 6 गुने 5, और यहां से अगर nc बराबर निकालेंगे हम लोग तो 6 गुने 5 बट्टे में 3, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, तो यहां से nc बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। इतना चीज आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक और सवाल दें, सभी बच्चे करेंगे। यस सर। इसको सॉल्व करना है एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है, किसी भी बच्चे को जल्दबाजी नहीं करना है। अरे यार, मतलब कभी कभी जो है ना, जहाँ खींचो वहीं नहीं जाता है। चलो देखिए, ये एक त्रिभुज है, नामकरण कर देते हैं ए बी सी, और इसमें समानांतर रेखा ले लीजिए आप लोग, इसका नामकरण कर दीजिए डी और ई। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दीजिएगा इफ, यदि डी ई समानांतर है बी सी के। ठीक है, अब यहाँ पे मान क्या दे रखा है, तो आपको मान दे रखा है कि ए बी बराबर है 1.9 सेंटीमीटर। ठीक है, EC बराबर है 6.9 सेंटीमीटर, और DB बराबर है 5.7 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि AC बराबर क्या होगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और आंसर बताइए, आराम से कॉपी पे सॉल्व करके आंसर बताना है, जल्दबाजी किसी भी बच्चे को नहीं करना।
सर जी 20.7 आंसर आया है। कितना आया है आंसर? सर जी 20.7 आया है। गलत, गलत है। अब मैं बताऊंगा तो कीजिएगा आप लोग। देखिए हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमें जो दे रखा है एडी कितना दे रखा है 1.9 और डीबी कितना दे रखा है 5.7 और एई कितना दे रखा है नहीं पता। एई हमें नहीं पता, ईसी हमें पता है 6.9। हमें पहले एई निकालना पड़ेगा कि ये क्या होगा। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे एडी बट्टा डीबी बराबर क्या एई बट्टा ईसी। जो मान दे रखा है उसको भर दीजिए, इसको लिखेंगे बाई बीपीटी, बाई बीपीटी लिखेंगे ना। तो एडी बट्टा डीबी एई बट्टा ईसी होगा, आपको पता है। तो एडी का मान कितना है 1.9 और डीबी कितना है 5.7 इक्वल टू एई कितना पता है नहीं पता है, ईसी कितना है 6.9। अब इससे अगर दशमलव के अंक बराबर है तो हम दशमलव हटा के भी लिख सकते हैं। तो इसको हम 19/57 लिख दिए बराबर, इसको हम एई बट्टा 6.9 ही रहने देते हैं। अब इसको अगर हम कटा दें 19 से कम 19, 19 तिया 57, तो अब इसको अगर हम हल करते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। अगर हम इसको हल करते हैं तीसरा से गुणा कीजिएगा तो 3AE हो जाएगा बराबर 6.9 और यहां से अगर AE निकालेंगे हम लोग तो कितना आएगा 6.9 बट्टे में 3 और इसको जब हम कटाएंगे तो 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 त्रिका 9, यानी कि AE कितना आ गया 2.3। AE कितना आ गया 2.3। अब आपसे पूछा क्या गया है AC पूछा गया है। AC का मतलब क्या है, आपसे ये रेखा पूछी गई है कितना लंबा होगा। तो ये रेखा कैसे निकलेगा, AC बराबर कैसे निकलेगा, AE को हम जोड़ेंगे EC में। तो AE अभी अभी हमने निकाला है 2.3 और EC कितना है 6.9, जोड़ेंगे 9 3 12 का 2 हाथ बचा 1 8 1 9 9.2 सेंटीमीटर। अब आप लोग बताइए सवाल आसान था या फिर आप लोगों ने जल्दबाजी किया है? ईमानदारी से बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। आप लोगों ने जल्दबाजी किया था ना, सवाल तो मुश्किल था नहीं। कहने के बाद भी कि जल्दबाजी नहीं करना है, आप लोग मेरी एक बात नहीं सुनते। कितना बार भी मैं कहता हूं कि बाबू जल्दी से नहीं करना है, आराम से करना है, जल्दी से नहीं करना है, आराम से करना है, लेकिन हमारी कोई बात आप लोग नहीं मानते। क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। अच्छा, और ये सवाल मैंने, अगर आप लोग को विश्वास ना हो तो आप रिकॉर्डिंग क्लास जाके देख लेना, जब रिवीजन कराया था सेम सवाल करवाया था, आप जाके रिकॉर्डिंग देख लें।
जब मैं चैप्टर 6 आप लोग को रिकॉर्डिंग कराया था, जब मैंने पढ़ाया था, सेम टू सेम सवाल मैंने करवाया था। याद आ रहा है किसी को? मतलब कि मैं आगे से पढ़ा रहा हूं, पीछे से आप लोग भूल रहे हैं। इस पढ़ाई का क्या लाभ? 20 दिन पहले ही आपका एग्जाम हुआ था, 20 दिन पहले चैप्टर 6 में पढ़ा रहा था, और ये सेम क्वेश्चन, मतलब डिजिट भी अंतर नहीं था, मैंने करवाया था, और आज आप लोग गलत कर रहे हैं। चलो ठीक है, पुरानी चीजें को भूल गए, लेकिन अभी भी समझाया दोबारा, तब भी गलत। मतलब ये बहुत खराब स्थिति है। तो समझ रहे हैं? आप कितने तेज हो इससे मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि चीजों को आप कितने ध्यान से कर रहे हो। आज आपने सही कर लिया और कल एग्जाम में जाके गलत कर दिया, क्या मतलब है उस चीज का? तो हमें पढ़ाई कंसंट्रेट होके करना है सिस्टमेटिक रूप से, ताकि एग्जाम तक वो चीजें रहें। आज आपने सीखा तो इसको ऐसे सीखना है कि जब एग्जाम हो, आपका फाइनल एग्जाम हो, तो वहां पे अगर ये क्वेश्चन आए तो आप उसे कर पाओ। अगर आप केवल इस तरीके से सीख रहे हो कि आज का सीखा आज के क्लास में बना लिया, अब 4 महीने बाद एग्जाम है, उसमें जाके भूल गए, तो उस पढ़ाई से कोई लाभ नहीं होगा। तो पढ़ाई थोड़ा सा ध्यान से करना है। चल आगे बढ़े हम लोग, तो थोड़ा सा देखते हैं पीपीटी में क्या है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको अभी कुछ नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे अभी कुछ नहीं है काम का आपका। यहाँ पे देखिए, तो दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो समकोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। संगत कोण का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए, ये एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है, और एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर है। यानी कि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? समकोणिक त्रिभुज कहते हैं, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स कहते हैं। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? ये एकदम बेसिक है, क्लियर है? Yes, Yes. sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो समकोणिक त्रिभुज कहते हैं। अब कोई कल से पूछे, कोई कभी पूछे कि समकोणिक त्रिभुज क्या होता है, तो आप बता दो कि दो त्रिभुज के जब संगत कोण बराबर होते हैं तो उसे समकोणिक त्रिभुज कहते हैं। एकदम सिंपल, ठीक है। अब देखिए, दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। तो ये समकोणिक त्रिभुज आपको क्यों बताया गया कि अगर तीनों कोण बराबर है ना, तो उसकी भुजा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगी। ऐसा मतलब कभी पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कोई आकृति बन ही नहीं सकता है तीनों कोण बराबर हो और उसका भुजा का साइज अलग अलग हो जाए। पॉसिबल ही नहीं है, एकदम पॉसिबल नहीं। अगर ये तीनों आपस में बराबर है, यानी कि ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, और ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो इसका भुजा ऑटोमेटिकली आपस में बराबर हो जाए। क्या आपको ये बात समझ में आया सभी बच्चों को? कि अगर कोई त्रिभुज समकोणिक त्रिभुज है, यानी कि दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं जब आपस में बराबर है, तो उसकी भुजाएं भी जो है क्या हो जाएंगी? सदैव क्या होंगी? समान रहता है, अनुपात सदैव समान रहता है, ठीक है। देखिए, और ऐसा माना जाता है, इसके लिए उन्होंने एक परिणाम का प्रयोग किया जिसे आधारभूत समानुपातकता प्रमेय, यानी आजकल इसे थेल्स प्रमेय कहा जाता है। जो आपने पढ़ा ना, उसी का ये एक्सप्लेनेशन है, थेल्स थ्योरम। समझ में आया? अब देखिए आगे, और आगे बढ़िए थोड़ा सा। तो अब प्रमेय 6.1 जो आपने पढ़ा उसको देखिए। यहाँ पे यही चीज मैंने आपको बताया कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। देखिए सेम चीजें मैंने आप लोगों को लिखवाई होगी यहाँ पे। लिखवाइए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं की भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक ही रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। सेम स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखवाया, तो मैंने पहले इसीलिए समझा दिया ताकि आप लोग को यहाँ पे दिक्कत ना हो। लिखा है सेम टू सेम, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? थेल्स थ्योरम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये इस चीज को खींचा गया है कि हाँ भैया देखिए, ये अगर इसके समानांतर है, ये इसके समानांतर है, तो ये रेशियो कैसे आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो अभी हम इसको जो है आपको दिखा देता हूं, ठीक है। यही जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है जो रेशियो है,
तो आपको सिद्ध करना नहीं पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा, ये अनुपात बराबर होता है, सीधे आपसे ये पूछेगा। ठीक है, सीधे आपसे ये पूछेगा। तो उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके आगे अगर आप लोग कहिएगा तो अगले क्लास में इसका प्रूफ बता दूंगा कि कैसे ये प्रूफ होगा, अगर कहिएगा तो, नहीं तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो पूछेगा, इसको रिवीजन करके आइएगा, ठीक ना, इससे रिवीजन करके आना है सभी